नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जूनियर साइंस के लिए। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। पेपर 1 के लिए भी आपका ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए, और जिनका पेपर 2 में साइंस और मैथ्स वाले हैं आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो वीडियो को आप सभी पूरा देखें, जितने भी प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं सभी प्रश्नों को आप ज़रूर देखें। कोशिश करें आप पहले खुद से आंसर देने की, उसके बाद आप फिर यहाँ पर सोल्यूशन देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एपिथेलियमी ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारों से जुड़ी होती हैं, मानो पास पास सटे हुए स्टाइल लगे हों, पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एपिथेलियमी का मतलब होता है, सबसे पहले आप इसका हिंदी मतलब समझ लीजिए। इसका हिंदी में मतलब होता है उपकला, उपकला ऊतक, एपिथेलियमी या फिर उपकला ऊतक। शरीर में और जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं सभी के बाहरी स्तर जो है एपिथेलियमी ऊतक से बने होते हैं, उपकला ऊतक से बने होते हैं। शरीर के जितने भी बाह्य अंग हैं, पूरे शरीर का जो बाहरी आवरण है ये एपिथेलियम ऊतक से बना होता है, और यही कारण है कि एपिथेलियमी या उपकला ऊतक को आवरण ऊतक भी कहा जाता है। इसे आवरण ऊतक भी कहा जाता है, यही कारण है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आवरण ऊतक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जितने भी खोखले अंग होते हैं शरीर के अंदर के, जैसे आमाशय, श्वास नली, उनकी जो भीतरी परत होती है, जैसे आपका आमाशय हो गया, श्वास नली हो गया, इनकी जो भीतरी परत होती है ये भी एपिथेलियमी ऊतक के बने होते हैं, उपकला ऊतक के बने होते हैं। भीतरी परत शरीर के जो बाहरी अंग है उनका बाहरी आवरण, और जो शरीर के अंदरूनी अंग हैं जो खोखले प्रकार के खोखले होते हैं उनके अंदरूनी परत। ध्यान दीजिएगा, बाहरी नहीं अंदरूनी परत है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आमाशय का भीतरी स्तर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन है, एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय एवं बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बनाती हैं और जिसकी कोशिका भित्तियों में कोनों पर सेलुलोज और लिग्निन रहित स्थूलन होते हैं, उसे कहते हैं। देखिए, जो स्थूल कोण ऊतक होता है बेसिकली उसका कार्य क्या होता है, शारीरिक अंगों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करना। स्थूल कोण ऊतक जो होते हैं इनका कार्य होता है शारीरिक अंगों को मजबूती प्रदान करना, और इनके जो है कोशिका भित्तियों में कोनों पर सेलुलोज और लिग्निन रहित स्थूलन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो सेलुलोज होते हैं वो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा कि लिग्निन का जमाव होता है। थोड़ा सा प्रश्न ये सही नहीं है, ठीक है। लिग्निन का जमाव होता है, सेलुलोज का नहीं, स्थूल कोण ऊतक में, और इसी वजह से स्थूल कोण जो ऊतक होते हैं यांत्रिक मजबूती या यांत्रिक सहारा के लिए उपयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंग में डीएनए होता है। एक चीज़ तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो डीएनए है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये पहली चीज़ तो केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। दूसरा और किस अंग में पाया जाता है कोशिका के, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है, और इसी डीएनए में ही जीन होता है जिसे आनुवंशिकता की इकाई कहा जाता है, और क्रोमोसोम को आनुवंशिकता की इकाई हो गया, आनुवंशिक पदार्थ हो गया। क्रोमोसोम को कहा जाता है आनुवंशिकता का वाहक। याद रखिएगा, ये तीनों अलग अलग वर्ड है लेकिन प्रश्न इसी प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। ये आपका वाहक होता है आनुवंशिकता का, ये इकाई होती है आनुवंशिकता की, और ये आनुवंशिक पदार्थ होता है।
आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा, अगर आपने इधर को उधर कर दिया तो आपका प्रश्न आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम और भी है, हो सकता है आपसे प्रश्न ऑप्शन में आपसे ये भी पूछ दे, सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वायवीय श्वसन क्रेब्स चक्र पूरा होता है, जबकि ग्लाइकोलिसिस ये भी वायवीय चक्र होता है जो कि कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। तो हम प्रकाश संश्लेषण वाले टॉपिक पे समझेंगे उसको विस्तार से। तो यहाँ पर केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, क्रोमोसोम को आनुवंशिकता का वाहक और जबकि जीन को आनुवंशिकता की इकाई कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक दूसरा नाम भी है सूत्रकणिका। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलते हैं अगले प्रश्न पर। कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। कोशिका से संबंधित पद यहाँ पर है, पहला क्रोमोसोम जिसको गुणसूत्र कहा जाता है हिंदी में, जीन, न्यूक्लियस या फिर केंद्रिका और राइबोसोम। इनमें से किसी कोशिका के केंद्रक के भाग हैं। कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है उस केंद्रक के भाग इनमें से कौन कौन हो सकते हैं, आपको ये बताना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोशिका के केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए के अंदर क्रोमोसोम और क्रोमोसोम से लगे हुए होते हैं जीन, और उसी केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी पाई जाती है। मतलब यहाँ पर राइबोसोम को छोड़ दीजिए तो ये तीनों जो है आपके केंद्रक के भाग हैं। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, इसे भी आप जानते रहिए। तो ये तीनों जो हैं कोशिका के केंद्रक के भाग कहलाते हैं, केंद्रिका, गुणसूत्र और जीन। अगर यहाँ पे डीएनए होता तो ये भी आपका सही होता। निम्न में से किस कोशिकांग का एक अन्य नाम पैलिड कण भी है? आपसे एक प्रश्न जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर के रूप में बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। जैसे पादप कोशिका में सेलुलोज पाया जाता है जिससे कोशिका भित्ति बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। इसी तरह से जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो कुछ जो बेसिक डिफरेंस है उन्हें आप जरूर जानते रहिएगा। तो एक कोशिकांग है राइबोसोम, जहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। इसकी खोज एक पैलेड नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसी वजह से इसे पैलेड कण के नाम से भी जाना जाता है। तो पैलेड कण अगर आपसे पूछा जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपसे जो है राइबोसोम के बारे में पूछा गया है। पैलेड कण हो सकता है कहीं पर पूछ ले प्रोटीन का संश्लेषण और आपको ऑप्शन में पैलेड कण दे दे तो आप समझते रहिएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भाग में बनता है? कौन सा ऊतक है? आपको पता होगा कि शरीर में अस्थि, उपास्थि, संयोजी ऊतक हो गया उसमें। इसके अलावा आपका रक्त, वो भी एक प्रकार का ऊतक ही है। तो ये सभी जो है होते हैं आपस में एक संगठित रूप से पूरे शरीर की जो क्रियाविधि है उसको संपन्न करते हैं, शरीर को दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो संयोजी ऊतक, यहाँ पे जो पहला वाला हमारा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। जो संयोजी ऊतक होता है ये शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है और विभिन्न जो भाग हैं शरीर के उसको बनाता है। संयोजी ऊतक जो होते हैं शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं उन्हें एक दूसरे से जोड़ने में मदद करता है। नाम से ही स्पष्ट आपको हो रहा होगा, संयोजी। ठीक है, जैसे आपका अस्थि हो गया, उपास्थि, रक्त। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। एपिथेलियमी ऊतक हम लोग कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, जो कि शरीर का बाहरी वातावरण बनाता है और जितने भी शरीर के अंदर के अंग हैं खोखले उनका भीतरी वातावरण भी बनाता है। सभी के नहीं, कुछ के बनाता है, जैसे आमाशय हो गया, श्वास नली हो गया। तंत्रिका ऊतक जो न्यूरॉन्स, तंत्रिका जो प्रणाली है उसकी बेसिक इकाई न्यूरॉन्स होती है और मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर के तंत्रिका तंत्र बनाते हैं।
तो तंत्रिका ऊतक भी होता है, पेशी ऊतक भी होता है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय। हृदय वाली एक होती है, एक अनैच्छिक होते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, एक ऐच्छिक होती है। इसे आप जरूर जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ऊतक है? अभी हमने आपसे चर्चा करी संयोजी ऊतक के बारे में, जैसे अस्थि, उपास्थि, रक्त। तो जो संयोजी ऊतक होते हैं इनके भी प्रकार होते हैं संयोजी ऊतक के। इसी में से एक प्रकार है आपका तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, और इसका उदाहरण है रक्त। तरल संयोजी ऊतक, इसका उदाहरण है रक्त। रक्त जो होता है ये प्लाज्मा से और रक्त कणिकाओं से मिलकर के बना होता है, कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। अगर आपको ज्ञात होगा तो कणिकाओं में आरबीसी होते हैं केंद्रक रहित, डब्ल्यूबीसी होते हैं केंद्रक युक्त। इसकी जो संरचना होती है उभयतल होती है, इसकी संरचना अनियमित होती है। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। डब्ल्यूबीसी शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आरबीसी ऑक्सीजन का वहन करते हैं, संवहन करते हैं, कैरी करते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में हमने बता दिया आपको। प्लाज्मा क्या करता है, जो पचे हुए भोज्य पदार्थ होता है उनका संवहन करता है शरीर के भागों में। तो इतनी सारी चीज़ें आप जानते रहिएगा। आरबीसी जो है लामा और ऊतक, लामा और ऊंट 2 ऐसे प्राणी हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो जहाँ पर भी आरबीसी पाया जाता है, जितने भी कार्डेटा संघ के हैं सभी में आरबीसी केंद्रक रहित होता है। जबकि ऊंट और लामा में, ऊंट और लामा में जो आरबीसी होता है केंद्रक युक्त होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी आपका केंद्रक युक्त होता है, इसमें कोई कन्फ्यूज आप मत होइएगा। तो निम्न में से कौन सा ऊतक है? तो रक्त हमारा एक ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। बाकी जो तीनों हैं आपके ये अंग हैं शरीर के। ठीक है, हालांकि अंग में भी ऊतक होता है लेकिन बेसिकली ये अंग हैं तीनों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है कहलाता है। तो वह ऊतक जो एक हड्डी को या एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है उसे कहा जाता है स्नायु। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है लिगामेंट। लिगामेंट कहा जाता है इसी को। एक देखिए कोलेजन होता है। कोलेजन मतलब हो गया कि एक तरह से गद्दी की तरह कार्य करता है, अस्थियों के लिए मजबूती प्रदान करता है अस्थियों को, इसे भी आप जानते रहिए। और ये तो हो गया आपका कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और एक होता है जो पेशी को हड्डी से जोड़ता है, उसका नाम क्या है? जो पेशी को हड्डी से जोड़ता है, इसे भी आप जान लीजिए यहीं पर। तो जो पेशी को हड्डी से जोड़ता है उसे कहा जाता है टेंडन या फिर कंडरा। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ कंडरा, या फिर उसी को कहा जाता है अंग्रेजी में टेंडन। तो आपसे टेंडन भी पूछ सकता है, कंडरा भी पूछ सकता है। टेंडन आपको हो सकता है ऐसे लिख कर पूछ दे टेंडन, तो आप जानते रहिएगा। बायोलॉजी में थोड़ा सा आपको कुछ इंग्लिश वाले वर्ड भी पता होना चाहिए, जैसे एपिथेलियम, उसी को हिंदी में कहते हैं उपकला। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला स्नायु या फिर लिगामेंट, पेशी को हड्डी से जोड़ने वाला कंडरा या फिर टेंडन बोला जाता है, और हड्डी को जो एक गद्दीदार सुरक्षा प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, उसको कहा जाता है कोलेजन। एक इसी तरह से मिलता जुलता नाम है जिसको कहा जाता है पैथोजन। क्या आप लोग बता सकते हैं पैथोजन क्या है? आप लोग बता सकते हैं पैथोजन क्या है? पैथोलॉजी, जहाँ पर बीमारियों की पहचान की जाती है। ठीक है, तो वहीं से आप इसको भी ट्रिक से याद रख लीजिएगा। पैथोजन बीमारियों का वाहक या बीमारियों को पहचाना जाता है, बीमारियों का निदान। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस कोशिकांग को या किस कोशिका के अंग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, ऊर्जा का सिक्का, कोशिका का मास्टर, ऊर्जा हाउस। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा हाउस कहा जाता है, एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का मास्टर
केंद्रक को कहा जाता है और इसी केंद्रक का एक नाम और होता है, जो कि आपका इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नाभिक, केंद्रक या फिर नाभिक, न्यूक्लियस। तो नाभिक को जो है कोशिका का मास्टर कहा जाता है। और हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसी नाभिक में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए, या फिर इसी डीएनए के अंदर आनुवंशिकता का वाहक क्रोमोसोम, और इसी से लगा हुआ होता है जीन, जिसे हम कहते हैं आनुवंशिकता की इकाई, ये सभी पाए जाते हैं। तो नाभिक जो है बेसिकली ब्लूप्रिंट, जो जीवन का ब्लूप्रिंट है, उसके अवयव को अपने अंदर समाहित रखता है। चलते हैं आज के सेशन के लास्ट प्रश्न पर। ये सीरीज आपको डेली मिलेगी, मैथ की भी, साइंस की भी, पेपर 1 अनिवार्य विषय के लिए भी। पहले से भी कई सारे वीडियोज पड़े हैं, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के। अब प्लीज़ वीडियो को सभी लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि इस प्रश्न का जो है आंसर आप लोग दीजिए, क्योंकि अभी हमने जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में चर्चा करी है कि किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। प्रोटीन कारखाना। अच्छा देखिए, जो पादप और जंतु कोशिका में एक अंतर और भी होता है, जैसे कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं। इसी तरह से हरित लवक ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल प्रोवाइड कराता है और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसे भी आप जानते रहिए। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? बहुत आसान सा प्रश्न है। राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये बेसिकली कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, उसके अंदर जो है ये बहुत ही सूक्ष्म कण की भांति होते हैं और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है या प्रोटीन का कारखाना। तो यहाँ पर ये हमारे जो सेशन है आज का, हमने केवल 10 प्रश्न यहाँ पे लिया था और कोशिश मैंने किया कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते थे सभी प्रश्न आपको बताए जाएं और तैयारी आप लोग करते रहिए। समय अब आपके पास बहुत कम है और कोशिश करेंगे कि आपको डेली जो है 2 से 3 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके लिए लाए जाएं, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जो मोस्ट प्रोबेबल प्रश्न हो वही प्रश्न करवाए जाएं। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।